नमस्कार मित्रों। हमारी जो सीरीज चल रही थी फर्स्ट ग्रेड साइकोलॉजी के जितने भी पुराने पेपर हैं 2011 से लेकर 2020 तक की, उनके बारे में जो हमारी सीरीज चल रही थी कि उन पेपर को हमें सोल्व करना है। उसी सीरीज का ये आज का हमारा तीसरा वीडियो है। और आज से हम ये जो 2011 लिख रखा है, तो 2011 से हम सीरियल से चलेंगे। यानी सबसे पहले हम 2011 के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें साइकोलॉजी के जो जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद 13, 15 और इस प्रकार से हम चलेंगे। सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों को आज से ये सोच लेना है, निश्चित रूप से सक्सेस होना है। इसके लिए आपको सोचना है कि रोज़ सुबह उठते ही एक टारगेट फिक्स करना है, चाहे वो टारगेट छोटा-सा ही क्यों ना हो, और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगाना है। आप देखेंगे कुछ समय बाद आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ये लगभग 1100 प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आपने 2 से 3 बार इनका रिवीजन कर लिया, तो आप मानकर चलिए कि आपका सिलेबस 2 से 3 बार हो गया है। एक चीज़ और कि ये फर्स्ट ग्रेड के हैं, पर इनमें से रीट और सेकंड ग्रेड वालों को भी हेल्प मिलेगी। जितनी भी परिभाषाएँ इसमें हैं, उनको आप अच्छे से देखें। 2 या 3 परिभाषा हर बार आती है, लगभग हर पेपर में आती है। तो अगर आप इन परिभाषाओं को, इनमें आई हुई परिभाषा को अच्छे से देख लेते हैं, तो वो परिभाषा इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इनको 2-3 बार अच्छे से सिलेबस को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए 27 से 28 प्रश्न आपके 30 में से बिल्कुल सही हो जाएँगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि आने वाले समय में आपको स्कूल मैनेजमेंट की भी इसमें से नोट्स, उसको भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। फिलहाल बात करते हैं इसके पेपर की कि प्राध्यापक परीक्षा 2011। पहला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथा है जेम्स ड्रेवर का। अगला है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो तो है समाजीकरण, और ये आंसर बिल्कुल सही है। ये जितने भी आंसर डायरेक्ट दे रखे हैं वो आरपीएससी की साइट से डाउनलोड किए गए आंसर की। और अब इसमें जो बाकी के ऑप्शन है वो भी आप देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहे। मैं ऑप्शन वही बोलूँगा जहाँ मुझे लगता है कि भाई इनमें कन्फ्यूज़न पैदा हो सकता है, तो वहाँ आपका आंसर किस प्रकार से आपको समझना है। बाकी अदरवाइज़ हम डायरेक्ट आंसर की ही बात करेंगे। तो इसमें जो बाकी के 3 आंसर ऑप्शन और हैं, वो थे समाजीकरण, भाषा, विकास, वैयक्तिक मूल्य और सामाजिक परिपक्वता। तो हमारा जो आंसर है वो ये रहेगा समाजीकरण, कि जिस प्रक्रिया में से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, वह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा था स्टैनली हॉल ने। अगला प्रश्न है कि किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। इनकी जो जटिल अवस्था है उसके कारण जो किशोरों का जो अध्ययन का जो विषय है वो क्या होना चाहिए? क्या शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए, या शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए? तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। बाकी 3 ऑप्शन भी मैंने बता दिए हैं, तो आपसे इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो यह परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रत्यक्षण। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे हमारा आंसर तो है प्रत्यक्षण, इसमें ऑप्शन दे रखा है स्कीमा, समायोजन या समावेशन। तो आपको क्या करना है, एक पेन कॉपी लेनी है, और ये जो बाकी के जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे स्कीमा है उसको लिखना है कि स्कीमा क्या है, समायोजन, समायोजन क्या है, और समावेशन क्या है। तो हमारा 4 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएँगे। उस चीज़ को आपको साथ में लेके चलना है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिसकी आवश्यकता है वह क्या है? तो हमारा आंसर है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। इसके ऑप्शन भी आप थोड़े से सुन लें। इसमें अदर ऑप्शन थे मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और संज्ञानात्मक क्षेत्र, पर हमारा आंसर क्या रहेगा? उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। अगला प्रश्न है, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य
सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो वो हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, और व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता। अगला प्रश्न है अपना कि हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। इसका मतलब यही है कि प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। ये कह रहा है ना कि भाई अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल देख सकते हैं कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो इसमें हम हमारा आंसर हो जाएगा अधिगम प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता। उसके बाद अगला प्रश्न है अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है प्रेरणा। जब तक व्यक्ति में यानी छात्र में, किसी भी इंसान में प्रेरणा उत्पन्न नहीं होगी, किसी को काम करने की अगर वो प्रेरित नहीं होगा, तो उसके बिना अधिगम असंभव है। इसके जो बाकी ऑप्शन है वो भी देख लीजिए कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं हो सकता वह है, एक तो दे रखा है शिक्षक, शिक्षक बिना हम किताबों से अधिगम कर सकते हैं। दूसरा है पाठ्य पुस्तक, अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है तो शिक्षक से अधिगम हो सकता है। निर्देशन, बिना निर्देशन भी अभी अधिगम हो सकता है। परंतु अगर बच्चा प्रेरित ही नहीं होगा, उसे किसी चीज़ की प्रेरणा नहीं मिलेगी, तो वह अधिगम नहीं कर सकता। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है ज्ञान रचनात्मकता सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है, कैसे? करके सीखना। उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण तथा समरूप क्रिया है। यह परिभाषा जो है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है हेड फील्ड ने। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यह परिभाषा किसने दी है? हेड फील्ड ने दी है। अगला अपना प्रश्न है सत्य कथन। इसमें सत्य कथन है ऑटोमेटिक। सत्य कथन कौन सा है? तो हम देखते हैं कि सत्य कथन समायोजन वह प्रक्रिया है, यानी समायोजन की परिभाषा मान लीजिए, जिससे एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, वही समायोजन है। ये इसका सत्य कथन है। अगला प्रश्न है शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो वह प्रभावित करता है असहानुभूतिपूर्ण और कठोर दृष्टिकोण। इस दोनों चीज को ध्यान रखें। शिक्षक का ये किसको? स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? कभी नहीं कर सकता। उसके गृह कार्य को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। उसकी अभिरुचि को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। परंतु समायोजन को जरूर प्रभावित करेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समायोजन को। अगला प्रश्न है अपना कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सबसे अधिक कौन सहयोग करता है? जो बालक है उसके मानसिक स्वास्थ्य के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग कौन करेगा? अपने बच्चों के प्रति माता पिता का जो उचित व्यवहार है, वह बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा कि वह विकसित होगा या नहीं होगा। उसके बाद एक शिक्षक के कुसमायोजित होने का कारण क्या है? तो एक शिक्षक कुसमायोजित हो जाता है। अब इसमें बाकी ऑप्शन भी, हमारा आंसर है राजनीति में अस्वाभाविक लिप्तता, उसके कारण शिक्षक कुसमायोजित हो जाता है। बाकी ऑप्शन दे रखे हैं जैसे सुखद पारिवारिक जीवन, उससे कुसमायोजित नहीं होता है। पूर्व के सुखद अनुभव, उससे भी कुसमायोजित नहीं होता है। और व्यवसाय में संबंध नहीं होना, इससे भी कुसमायोजित नहीं होता है। अगला ऑप्शन है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये परिभाषा किसने दी है? एडगर डेल ने की दी है कि ये जो संप्रेषण है, विचार विनिमय के मूड यानी विचार और भावनाओं को परस्पर जानने और समझने की प्रक्रिया है, वो किसने कहा है? एडगर डेल ने। अब संप्रेषण के मुख्य कार्य यानी संप्रेषण के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? संप्रेषण के कार्यों में मुख्य कार्य जो है वह है, देखिए, एक तो सूचना का प्रदान करना, सूचना प्रदान की जाती है, संदेश प्रदान करना और परस्पर विश्वास जागृत करना, ये संप्रेषण के मुख्य कार्य हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया के भाग, यानी जो संप्रेषण होगा, है ना, कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, उसके भाग कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन कैसे होगा? कुछ भेजना है, आना है, ये तो संदेश भेजना, संदेश बनाना और संदेश लिखना, ये सभी किसके भाग हैं? संप्रेषण। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि संदेश जांचना ये संप्रेषण का भाग नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का भाग कतई नहीं है संदेश जांचना। भेजना है, संदेश बनाना है और संदेश लिखना है। अगला प्रश्न है सही जोड़ा, यानी शाब्दिक संप्रेषण, मौखिक एवं लिखित संप्रेषण होता है। संप्रेषण के भाग दे रखे हैं, तो शाब्दिक संप्रेषण और लिखित और मौखिक संप्रेषण के बात की गई है।
अगला है कि विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए अनुभवों का शंकु देने वाले विद्वान कौन है? तो वो हैं एडगर डेल। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भावनात्मक बुद्धि का क्या परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान कौन है? जो भावात्मक बुद्धि है, इसकी परिभाषा किसने दी, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस किसने कहा? तो वह है डेनियल गोलमैन। अगला है कि भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग क्या है? तो जो प्रसंग है वो है अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना। ये इनके प्रमुख प्रसंग हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत सहायक है कौन? निर्देशन। क्यों क्यों है? उसको देखिए कि ये सहायक क्यों है। क्योंकि यह अधिगमकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि उपग्रह आधारित सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया स्थापित करने में दो तरफा की रहने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दो तरफा है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं, हमारा आंसर तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और इसके अदर ऑप्शन दे रखे हैं ईमेल, कंप्यूटर, सीडी रोम। तो कंप्यूटर को आप समझ सकते हैं, सीडी रोम को भी समझ सकते हैं कि ये दोनों गलत हैं, पर इसके साथ एक ईमेल दे दिया गया, सूचना तकनीकी के द्वारा अंतःक्रिया। ईमेल से भी अंतःक्रिया होती है, पर आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहना है। ईमेल सिर्फ एक ही है और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में ईमेल भी आ जाता है, दूसरे जितने भी मीडिया के द्वारा आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, वो सभी आ जाते हैं। इसलिए हमारा आंसर टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि वह तकनीक जो वीडियो एवं सीडी रोम की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है, वह क्या है? तो वह है डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। जो 3 आयामी प्रस्तुतिकरण को जोड़ती है वह डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया कहलाती है। लास्ट प्रश्न है इस पेपर का कि उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है, यानी प्रणाली उपागम। इसका आंसर है अपना कि प्रणाली। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग है, वह है प्रणाली उपागम। आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आज ये हमारा तीसरा वीडियो था। अभी बहुत सारे वीडियो बनने हैं, कंटिन्यू रोज़ एक आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। और अब आप कुछ ही दिनों बाद देखेंगे, 2-5 दिन बाद कुछ ना कुछ प्रश्न, एक दो प्रश्न आपके रिपीट होने लग जाएंगे। और जब तक हम 1100 प्रश्न की सीरीज पूरी करेंगे, तब तक आपका ऐसे ही जो साथ चलेंगे, तो वैसे ही आपका सिलेबस आधा हो जाएगा और अच्छे ढंग से हो जाएगा। और जब आप इनको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। इस चीज़ का आप विश्वास कीजिए। और कुछ दिनों में स्कूल मैनेजमेंट की क्लास इस चैनल पर शुरू हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।